दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे शो इंटीग्रेटेड प्रिवेंटिव एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप रिसर्च बेस्ड और ऐसी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे जानने के बाद आपको किसी व्यक्ति के लाइफ की थीम समझने में आसानी होगी। इस मेथड में हम एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग टेक्निक जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, निमित्त एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी और राइटिंग एनालिसिस का उपयोग करते हैं। इससे किसी व्यक्ति के बिहेवियर, उसकी लाइफ में होने वाली घटनाओं को समझने में काफ़ी आसानी होती है। यदि किसी इवेंट की टेंडेंसी हाई दिखती है और वो रिपीटेटिव नेचर का है, इसके साथ ही एनवायरनमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये मान लीजिए कि उस घटना के होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। यही हमारे इस मेथड का बेस है। पुराने समय में तो ऋषि मुनियों के पास ज्योतिष के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति भी होती थी, जिससे वो किसी घटना का पूर्वानुमान लगा सकते थे। लेकिन आज ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले मल्टी लेयर एस्ट्रोलॉजी का उपयोग करके उसकी टेंडेंसी को समझना चाहिए, ताकि हम ये जान सके कि हमारी लाइफ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है। इसी के आधार पर हम प्रिवेंशन की दिशा में भी काम कर सकते हैं। आज पहले वीडियो में मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक कवर कर रहा हूँ, जिसका टाइटल है सीक्रेट ऑफ 12 साइन एंड हाउस ऑफ कुंडली। मैं जो आपको बताऊंगा उसे वीडियो के अंत में रियल लाइफ चार्ट पर अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। यदि इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो किसी भी व्यक्ति की लाइफ को डिकोड करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आप बड़ी आसानी से उसकी माइंड रीडिंग भी कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कुंडली में कुल 12 राशियां होती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और इसके साथ ही कुंडली में 12 भाव होते हैं। लेकिन कोई भी प्रेडिक्शन करने के लिए सिर्फ इतना ही जानना काफ़ी नहीं है, हमें इन्हें गहराई से समझने की आवश्यकता है। कुंडली की 12 राशियां और भाव अलग अलग तत्वों और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए शुरुआत कुंडली के 12 भावों से कर लेते हैं, जिन्हें ज्योतिष में अलग अलग त्रिकोणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले लेते हैं पहला, पांचवा और 9वें भाव को। कुंडली में जो ये भाव होता है वो धर्म त्रिकोण कहलाता है। यदि किसी की कुंडली में ज्यादातर ग्रह इस त्रिकोण में है या फिर महत्वपूर्ण भावों के स्वामी इस त्रिकोण में है, तो इससे संकेत मिलता है कि हमारे जीवन में धर्म की प्रधानता रहेगी। उदाहरण के लिए यदि लग्न का स्वामी चंद्रमा और 10वें भाव का स्वामी इस त्रिकोण में है, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा जीवन और आजीविका यानी कि प्रोफेशन धर्म से जुड़ा रह सकता है। चलिए अब चलते हैं दूसरे, छठवें और 10वें भाव की ओर। ये तीनों भाव अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं, क्योंकि इनका संबंध धन से होता है। वैसे भी यदि कुंडली के इन तीनों भावों को देखें तो दूसरा भाव धन संचय का होता है, जबकि छठवां और 10वां भाव हमारी नौकरी पेशे को दर्शाते हैं। कुंडली में जिस त्रिकोण की स्थिति मजबूत होती है, हमारे जीवन में उस चीज की प्रधानता रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह तीसरा, सातवां, 11वां भाव है, इसे काम त्रिकोण की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि मनुष्य की भोग विलास और वासना की पूर्ति करने वाले भाव होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि यदि कोई त्रिकोण पीड़ित अवस्था में है तो हमें उस क्षेत्र में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए हमारा काम त्रिकोण बहुत अधिक पीड़ित है तो हमारे अंदर भोग विलास को लेकर अधिक लालसा रह सकती है और इसकी पूर्ति के लिए हम कई बार गलत रास्ते का चुनाव भी कर सकते हैं। चलिए अंत में लेते हैं चौथे, 8वें और 12वें भाव को। कुंडली का ये भाव मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। यदि किसी कुंडली में इस त्रिकोण की स्थिति मजबूत है तो इससे पता चलता है कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का प्रयास है। कई कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि जिन व्यक्तियों का
पेशा, धर्म, कर्मकांड से जुड़ा होता है। उनके दशम भाव का स्वामी लग्न, चंद्रमा इसी त्रिकोण में पाए जाते हैं। इसके अलावा साधु संतों का मोक्ष त्रिकोण काफी अच्छी और मजबूत स्थिति में होता है। हालांकि उनके सुख का भाव काफी कमजोर स्थिति में या पीड़ित अवस्था में नजर आता है। यही कारण है कि जब गुरु और केतु कुंडली के 12वें भाव में होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य यदि प्रयास करे तो उसके लिए मोक्ष प्राप्ति की राह काफी आसान हो जाती है। आइए अब जानते हैं 12 राशियों के बारे में। सबसे पहले लेते हैं 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि को। ये अग्नि तत्व की राशि यहाँ है। यदि आयुर्वेदिक ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ये पित्त प्रधान राशियां मानी जाती हैं, जिसे अंग्रेजी में बाइल्स कहा जाता है। यदि हमारा लग्न इनमें से किसी एक राशि में है और अग्नि तत्व वाले ग्रह जैसे मंगल, सूर्य से प्रभावित है तो हमारे शरीर में पित्त की प्रधानता रह सकती है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यदि लग्न का संबंध 6वें भाव से बन रहा है, 6वां भाव पीड़ित है और मंगल, सूर्य जैसे ग्रह भी पीड़ित हैं, तो शरीर में पित्त से संबंधित समस्या हो सकती है। कुंडली की ये राशियां हमारे नेचर और प्रोफेशन के बारे में भी संकेत करती हैं। उदाहरण के लिए अग्नि तत्व वाली राशियां ऊर्जा से संबंधित होती है, ये एनर्जी से रिलेटेड होती है। यदि इनका संबंध 10वें या 6वें भाव से बन रहा है तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि हम ऐसे क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं जहां अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि खेल कूद, पुलिस, सेना, ये ऐसा कार्य जहां नेतृत्व करने का अवसर मिल सके। चलिए अब लेते हैं 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं जो आयुर्वेदिक ज्योतिष के अनुसार त्रिदोष, वात, कफ और पित्त का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि कुछ लोग इन्हें कफ प्रधान राशियां भी मानते हैं, इसलिए इन राशियों से लग्न का संबंध होने पर शरीर में त्रिदोष की प्रधानता रह सकती है। यदि राशियां और इनसे जुड़ा ग्रह बुध पीड़ित हो तो शरीर में वात, कफ और पित्त से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 6वां भाव चूंकि रोग का भाव है, इसलिए इससे लग्न का संबंध होने पर और इसके पीड़ित होने पर रोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि धन संपत्ति और भौतिकता से जुड़ी हुई राशियां हैं ये, इसलिए यदि ज्यादातर ग्रह इन राशियों से संबंधित हैं, इनका संबंध लग्न 10वें, 11वें भाव या दूसरे भाव से हो रहा है, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति खुद का बिजनेस करते हैं या फिर वो फाइनेंस से जुड़ा कोई काम करते हैं। इनका जो माइंड होता है प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला होता है और इनका इंटरेस्ट बिजनेस में खुद ब खुद हो जाता है। कुंडली में जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उनका कनेक्शन शरीर के अलग अलग अंगों से भी होता है। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर चर्चा करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन सी राशि, कौन से भाव किस अंग से संबंधित होते हैं। यहाँ पे जो पृथ्वी तत्व वाली राशियां हैं उनका संबंध हड्डियों और मांस से है, इसलिए चोट और दुर्घटना देखने के लिए कुंडली में पृथ्वी तत्व की राशियों की स्थिति भी देखी जाती है। चलिए अब बात करते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि की। ये वायु तत्व वाली राशियां हैं, ये शरीर में वात की स्थिति को दिखाती हैं। यदि किसी व्यक्ति का लग्न या लग्नेश इनमें से किसी एक राशि में है तो उसका शरीर वात प्रधान वाला हो सकता है। यदि ये तीनों राशियां पीड़ित अवस्था में हैं और लग्न भी वायु तत्व वाली किसी राशि से संबंधित होकर निर्बल है तो हमें वात से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। यदि कुंडली के रोग भाव से इनका संबंध बन रहा है तो ये संभावना और भी प्रबल हो जाती है।
वायु तत्व वाली राशियां मुख्यतः मानसिक गतिविधियों से संबंधित होती हैं। ये हमारी थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, नेटवर्किंग स्किल को दिखाती है। जिस तरह वायु गतिशील है, उसी तरह हमारे विचार भी गतिशील होते हैं। यही वजह है कि वायु तत्व की राशियों का संबंध हमारी मेंटल एबिलिटी से है। यदि कुंडली में वायु तत्व वाली राशियां अच्छी स्थिति में हैं, लग्न और कुंडली के करियर भाव का संबंध इन राशियों से बन रहा है, तो व्यक्ति मीडिया, टीचिंग, मार्केटिंग, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग के क्षेत्र में सफल हो सकता है। मतलब उसका कार्य ऐसा हो सकता है जहां उसे अपने माइंड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना पड़े। इन राशियों का संबंध हमारी सांसों से होता है। यदि राशियां पीड़ित दिखाई देती हैं कुंडली में, और बुध भी पीड़ित है, क्योंकि बुध जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का कारक और स्वामी माना जाता है कुंडली में। इसलिए यदि ये राशियां पीड़ित हैं और बुध जैसा ग्रह भी पीड़ित है, तो कई बार व्यक्ति को सांस से संबंधित तकलीफ हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की। ये जल तत्व वाली राशियां हैं और इन्हें मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा भी माना जाता है। इनका संबंध कफ से होता है। यदि इन पर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव है या फिर इनके लॉर्ड पीड़ित हो गए हैं, तो शरीर में कफ से जुड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन संबंधित ग्रह और रोग भाव का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले हमें कई चीजें देखनी होती है। सिर्फ ग्रहों के प्लेसमेंट से हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। कुंडली के ज्यादातर ग्रह यदि जल तत्व वाली राशियों में हैं, तो इससे संकेत मिलता है कि हमारा कार्य अध्यात्म, चिकित्सा, लेखन, कला, काउंसलिंग, नर्सिंग, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हो सकता है। मतलब ऐसा फील्ड जिसमें इमोशनल केयर की आवश्यकता हो। वाटर एलिमेंट वाली राशियों का रिलेशन ब्लड और ह्यूमन इमोशन से है। इनके पीड़ित होने पर ब्लड से जुड़ी समस्या हो सकती है। यदि अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है, तो हमारे अंदर भावनात्मक असंतुलन की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन चंद्रमा की स्थिति भी कुंडली में मजबूत होनी चाहिए। इसलिए किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए इन राशियों का जो स्टेटस है, मतलब स्थिति कैसी है, वो भी देखी जानी चाहिए। ज्योतिष में 12 राशियों को उनके नेचर के अनुसार 3 श्रेणियों में भी बांटा गया है। इन्हें चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों के रूप में जाना जाता है। जब शुभ कार्यों का मुहूर्त निकाला जाता है, तो इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि लग्न चर है, स्थिर है या फिर द्विस्वभाव, और कार्य के स्वभाव के आधार पर ही उचित लग्न का चुनाव किया जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चर राशि की। मेष, कर्क, तुला और मकर को चर राशि के रूप में जाना जाता है। इन राशियों को अंग्रेजी में मूवेबल साइंस भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये परिवर्तनशीलता को दिखाती है। कई बार विदेश जाने की संभावना और यात्रा से जुड़ी भविष्यवाणी करने के लिए भी मूवेबल साइंस को कुंडली के संबंधित भावों से रिलेट करके देखा जाता है। इन राशियों से संबंधित व्यक्ति को एक जैसी स्थिति में रहना पसंद नहीं होता है। वो यात्रा पसंद करता है, चेंज पसंद करता है। कई बार वो काम एकदम से स्टार्ट कर देते हैं और एकदम से फिर दूसरे काम में भी जुट जाते हैं। इस जल्दबाजी के कारण कई बार उनकी पर्सनैलिटी जो है वो रेस्टलेसनेस वाली दिखाती है, मतलब कुछ विचलित से नजर आते हैं। इसी तरह स्थिर राशियों की बात करें तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ को स्थिर राशि कहा गया है। ये राशियां स्थिरता को दर्शाती हैं। यही कारण है कि जब हम गृह निर्माण या भूमि पूजन के लिए मुहूर्त निकालते हैं, तो स्थिर लग्न को सबसे शुभ माना जाता है। यदि मकान की नींव स्थिर लग्न में रखी जाती है,
तो इसके दीर्घकालीन और स्थिर होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इन राशियों से जुड़े व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वो गंभीर होता है, मतलब सीरियस टाइप के होते हैं। वो कार्य में जल्दी बदलाव नहीं करते हैं, और यदि किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में लंबे समय तक बने रहते हैं। इनका स्वभाव चर राशि वाले व्यक्तियों से विपरीत होता है। इसी तरह द्विस्वभाव राशि की बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये राशियां दोहरे स्वभाव वाली होती हैं। इन्हें एडेप्टेबल साइन भी कहा जाता है। इन राशियों के जातक एक स्थिति से दूसरे स्थिति में आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। ये इन राशियों की पॉजिटिव चीज है। लेकिन कई बार मुश्किल ये आती है कि इन राशियों से प्रभावित जातक को डिसीजन लेने में परेशानी होती है, कंफ्यूज दिखाई देते हैं। इधर जाएं कि उधर जाएं, ये करें कि वो करें, वो इस बात का निर्णय आसानी से नहीं ले पाते हैं। यही कारण है कि कुंडली में विवाह का योग देखते समय ये भी देखते हैं कि 7वां भाव और उसका जो स्वामी है वो कहीं द्विस्वभाव राशि में तो नहीं है। विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो द्विस्वभाव राशियों को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि विवाह में कमिटमेंट जरूरी होता है। दूसरी तरफ कुंडली में इन राशियों और प्रमुख ग्रहों की स्थिति अच्छी होने पर व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड भी होता है, उसे एक से अधिक क्षेत्र में महारत हासिल होती है। चलिए अब मैं आपको इन राशियों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। कुंडलियों में राशियों का प्रयोग कई बार मृत्यु का कारण समझने के लिए भी किया जाता है। नेचर ऑफ डेथ कैसा होगा, इस बात का संकेत कई बार राशियों की स्थिति से भी मिल जाता है। कई कुंडलियों के अध्ययन करने पर यह पता चला है कि जातक की एक खास नेचर वाली राशियां पीड़ित थी और उनका संबंध कुंडली में मृत्यु और दुर्घटना वाले भाव से बन रहा था। दशा और गोचर के एक्टिव होने पर घटना घट गई। मैं इस विषय पर जल्द ही एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। वीडियो के आखिर में कुछ चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ मैंने बताया है वो रियल चार्ट में कैसे अप्लाई होता है। ये कुंडलियां वास्तविक लोगों की हैं, लेकिन मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में नाम गैस कर सकते हैं। ये सबसे पहली कुंडली आप देख रहे हैं, ये कुंडली एक बहुत प्रसिद्ध संत की है जिन्होंने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था। ये तुला लग्न की कुंडली है जिसका स्वामी शुक्र लग्न के साथ साथ अष्टम भाव का भी स्वामी है। ये वृश्चिक राशि में 12वें और 9वें भाव के स्वामी बुध के साथ दूसरे भाव में स्थिर राशि में विराजमान है। वृश्चिक राशि एक रहस्यमय राशि है और चूंकि इसका संबंध जल तत्व से है इसलिए इसे अंतर्ज्ञान की राशि भी माना जाता है। वहीं अष्टम भाव गूढ़ रहस्य, ट्रांसफॉर्मेशन और मृत्यु का भाव होता है। लग्न का संबंध एक तरफ अष्टम भाव से है, दूसरी तरफ 12वें और 9वें भाव के स्वामी का साथ भी लग्न से हो रहा है। 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण में से एक है और 9वां भाव धर्म त्रिकोण का भाव है। वृश्चिक राशि भी मोक्ष त्रिकोण से जुड़ी राशि मानी जाती है। पंचम भाव जिसे ज्ञान पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों मंत्र सिद्धि का भाव माना जाता है, वहां गुरु जैसा ग्रह विराजमान है जो धर्म और ज्ञान का कारक है। इस भाव का स्वामी छठे भाव में मीन राशि में है जो मोक्ष त्रिकोण की राशि है। धर्म और भाग्य को दर्शाने वाले नवम भाव में सांसारिक विरक्ति देने वाला ग्रह केतु मन के कारक चंद्रमा के साथ बैठा है और चंद्रमा स्वयं कर्म भाव का भी स्वामी है। 9वें भाव और लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा लग्न पंचम भाव 9वें भाव पर गुरु और केतु का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इससे ये समझ आता है कि कुंडली में मोक्ष और त्रिकोण धर्म त्रिकोण का प्रभाव बहुत अधिक है। लग्न व्यक्ति स्वयं होता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। उन पर गुरु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव
सांसारिक विरक्ति और आध्यात्म की ओर संकेत करते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। यहाँ सूर्य और राहु के विराजमान होने के कारण इन्होंने बचपन में ही घर छोड़ दिया था, जो एक तरह का पराक्रम ही था। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी ग्रह की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है और कई बार माइंड में इल्यूजन यानी भ्रम भी उत्पन्न करता है। लेकिन तीसरा भाव उपचय भाव भी होता है, इसलिए यहाँ सूर्य के साथ राहु बुरा परिणाम नहीं देता है। दूसरा भाव वाणी का भाव होता है। इसका स्वामी मंगल सप्तम भाव में अपनी ही राशि मेष में है। दूसरे भाव में 12वें और 9वें भाव का स्वामी बुध बैठा है, जो एक तरफ मोक्ष त्रिकोण वाले भाव का स्वामी है और दूसरी तरफ धर्म त्रिकोण वाले भाव का। इसके अलावा ये स्थिर स्वभाव वाली वृश्चिक राशि है, जो हिडन नेचर को दिखाती है। एक बात और गौर करने वाली यह है कि 12वां भाव व्यय का भाव भी है, जो कहीं ना कहीं वाणी के भाव से कनेक्ट हो रहा है। इसका जो स्वामी है वो वाणी के भाव में आकर बैठ गया है, इसलिए वाणी पर धर्म और अध्यात्म का प्रभाव होने के साथ साथ व्यक्ति बहुत कम बोलने वाला लेकिन ज्ञानपूर्ण बात करने वाला होता है। चलिए अब एक अन्य कुंडली पर चर्चा करते हैं, जो एयर एलिमेंट डोमिनेटेड है, मतलब इसमें वायु तत्व की प्रधानता अधिक दिखाई देती है। ये भी एक बहुत फेमस व्यक्ति की कुंडली है, जिसने टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे विश्व को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। कुंडली में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वायु तत्व वाली राशियां और उनके स्वामियों की स्थिति कैसी है। इस कुंडली में मिथुन राशि 6वें भाव में पड़ रही है, जिसका स्वामी बुध, सूर्य और शुक्र के साथ 4थे भाव में है। कुंडली में सूर्य 8म भाव का स्वामी है, जो गूढ़ रहस्य, शोध और खोज का भाव होता है। इसके अलावा ये उच्च अवस्था में भी है। शुक्र 10वें भाव कर्म स्थान और 5वें भाव ज्ञान के भाव का स्वामी है। चौथा भाव सिर्फ घर परिवार का भाव ही नहीं होता है, ये पब्लिक का भाव भी होता है। इस कॉम्बिनेशन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करेगा, कोई ऐसी डिस्कवरी करेगा जो आम जनता जन समूह से जुड़ा हुआ होगा। सूर्य का उच्च होना कार्य में मान सम्मान भी दिलाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। चंद्रमा 7म भाव का स्वामी है, जो व्यवसाय से भी जुड़ा है, जबकि मंगल 11वें और 4थे भाव का स्वामी है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चौथा भाव पब्लिक का भी होता है, जब 11वां भाव गेन और सोशल नेटवर्किंग का है। दूसरी तरफ शनि कर्म का कारक ग्रह है, जो इस कुंडली में लग्न और दूसरे यानी धन भाव का स्वामी है। इसके अलावा सूर्य की तरह उच्च स्थिति में है। 10वें भाव पर भाग्य स्थान के स्वामी बुध की दृष्टि है, जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस का कारक प्लैनेट माना जाता है। इसके अलावा शुक्र जो 5म भाव का स्वामी है, जिसे ज्ञान और पूर्व जन्म से संबंधित माना जाता है, इसकी दृष्टि भी 10वें भाव पर है। इस तरह तुला राशि की स्थिति से भी हमें संकेत मिलता है कि व्यक्ति कुछ ऐसा काम करेगा जो एक बड़े जन समूह के लिए होगा। कुंडली में भाग्य और पूर्व जन्म के कार्यों का सपोर्ट भी दिखता है। पंचम भाव में राहु का होना यह दिखाता है कार्य पूरी तरह इनोवेटिव होगा, कुछ अलग हटकर होगा। अब वायु तत्व की एक अन्य राशि कुंभ की स्थिति देखते हैं। इसका स्वामी शनि 10वें भाव में उच्च अवस्था में है। केतु टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करता है और एनालिटिकल माइंड भी देता है, विश्लेषण क्षमता भी देता है। ये वृश्चिक राशि में है, जो एक सीक्रेटिव राशि मानी जाती है। 11वां भाव उपचय भाव भी है और लाभ का भाव भी है, इसलिए यहाँ केतु का होना
इस बात की ओर इशारा करता है कि इस व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की फील्ड में सफलता मिल सकती है। कुंडली में और भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन हम इसे एयर एलिमेंट तक ही सीमित रखते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक वही था। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेटिव प्रिवेंटिव एस्ट्रोलॉजी है क्या। ये एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग मेथड का इंटीग्रेटेड फॉर्म है। इसकी सहायता से लाइफ की कंप्लीट मैपिंग की जाती है। हमारी लाइफ का स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या है, किस इवेंट की टेंडेंसी अधिक है और घटना का पैटर्न क्या है, इन सभी चीज़ों की स्टडी इस मेथड से की जा सकती है। इसमें प्रिडिक्शन से ज़्यादा हम प्रिवेंशन पर फोकस करते हैं। इंटीग्रेटेड प्रिवेंटिव एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ में होने वाले इवेंट्स, ह्यूमन साइकोलॉजी और ब्रेन मैपिंग के लिए एक इफेक्टिव टेक्निक बन सकती है। यदि हम थोड़ी कोशिश करें तो जीवन की कई अप्रिय घटनाओं को खुद रोक सकते हैं और या फिर उनकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता कम कर सकते हैं। मैं भी आपकी तरह एक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। एस्ट्रोलॉजी पहले मेरे लिए एक सामान्य हॉबी की तरह थी, लेकिन जब मैंने गहराई से अध्ययन शुरू किया, रियल लोगों से इंटरेक्शन किया, तब मुझे महसूस हुआ कि एस्ट्रोलॉजी एक स्पिरिचुअल साइंस है और इसके जरिए हम किसी डॉक्टर की तरह लाइफ में होने वाली घटनाओं को डायग्नोस कर सकते हैं। मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वो ज्योतिष की पुस्तकों से थोड़ा अलग लग सकती है। आप अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे चलकर हम एक ऐसा मंच तैयार करें जहां रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजी पर खुलकर डिस्कशन हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।